एंड वेलकम टू द देजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर सेकंड साइंस का इस मैटर अराउंड अस प्योर का फाइनल पार्ट देखेंगे। और इस पार्ट में हम लोग सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स को देखेंगे। मिक्सचर्स के कंपोनेंट को कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स बिहाइंड देम वी विल सी दैट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर द academics, CHS entrance examination, science olympiads and other school entrance examination. The motto of this channel is to empower your KBC, that is the knowledge basics and concepts. So let's start separating the components of a mixture. हम लोग मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? इट इज अ कंपोजिशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो वो जो डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसका वो मिक्सचर है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, क्लियर? तो उसके टेक्निक्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डाई को, है ना, डाई जो ब्लैक इंक या कोई भी कलर है उसमें, कलर इंक है उसमें जो डाई प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। डाई क्या है? डाई इज ए मिक्सचर, डाई जो है इज ए मिक्सचर कंपोनेंट ऑफ इंक। इंक का क्या है? वो मिक्सचर कंपोनेंट है। तो डाई प्लस जो वाटर होगा वो किस में प्रेजेंट होता है? इंक में। तो इंक में से डाई को हम लोग कैसे अलग करेंगे, क्लियर? तो इसका मतलब है कि डाई को वाटर से आपको अलग करना होगा। तो जो टेक्निक इसमें यूज होता है दैट टेक्निक इज नोन एज द इवापोरेशन। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग? इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण। इवेपोरेशन जो टेक्निक होता है वो डिपेंड करता है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट्स के ऊपर। अगर दो सब मिक्सचर है, किसी भी चीज का मिक्सचर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक कंपोनेंट अगर उसका वोलाटाइल है और दूसरा नॉन वोलाटाइल है तो उसको आसानी से इस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, क्लियर है? अब बात यहां पे ये आती है कि डाई और वाटर में कौन वोलाटाइल है और कौन नॉन वोलाटाइल है। तो आपको पता है वाटर जो होता है वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है? वोलाटाइल होता है। और डाई जो होता है वो क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। डाई क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, क्लियर? तो जो वोलाटाइल है जब हम लोग इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, वेपर फॉर्म होगा। और वेपर जो फॉर्म होगा तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। और जो रेसिडुअल, ऐसे रेसिडुअल कौन बचेगा? डाई बचेगा। क्यों? ये नॉन वोलाटाइल है, ये इजिली इवेपोरेट नहीं होता है, ये इसका इवेपोरेशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे यही है, ये फिगर है। फिगर में क्या दिखाया है भाई कि यहाँ पे एक चाइना डिश है, उस बीकर है, बीकर में वाटर और डाई मिला हुआ इंक है ना। यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद वॉच ग्लास में क्या कर रहा है? यहाँ पे वेपर जा रहा है। वेपर क्या हो रहा है? वेपर बाहर आ जा रहा है। और जो रेसिडुअल के फॉर्म में जो रह रहा है वो क्या है? रेसिडुअल के फॉर्म में जो रह रहा है दैट इज द डाई, क्लियर? तो हम लोग क्या किए? यहाँ पे बीकर है, वाटर है, यहाँ पे क्या किए हम लोग? हीट दिए। वाटर से हीट यहाँ से आया तो भाई ये हीट क्या हो रहा है? वेपराइज के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में निकला। अब ये स्टीम जो हीट है प्रोवाइड कर रहा है किसको? इंक को, जो कि किस में प्रेजेंट है? चाइना डिश में प्रेजेंट है। अब चाइना डिश में इंक प्रेजेंट है तो क्या हो रहा है? इंक में जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा और जो बचेगा दैट विल बी द डाई। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्रीम को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे? अब हम लोग को पता है कि मिल्क जो है ना, मिल्क जो है वो क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? जल्दी से याद कर लेते हैं हम लोग। मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। हम लोग प्रीवियस पार्ट में, आप पार्ट 3 देखेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा, उसमें हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसका जो टाइप है, किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है? तो इस टाइप को बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? और इमल्सन। और इस इमल्सन का मतलब है कि जब डिस्पर्स्ड फेज जो है और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों जो है वो लिक्विड अगर हो, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर लिक्विड होता है तो उस
टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग इमल्सन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम लोग किस तरह से मिल्क के क्रीम को अलग करेंगे, तो जिस प्रोसेस से इसको अलग किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस केम फ्रॉम द वर्ड दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है कि आउटवर्ड फोर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दो तरह का फोर्स, एक इनवर्ड फोर्स होता है, एक आउटवर्ड फोर्स होता है। तो इनवर्ड फोर्स दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो आउटवर्ड फोर्स लगता है दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक स्यूडो फोर्स होता है, जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे। लेकिन यही प्रोसेस के द्वारा, इसी प्रोसेस, यही सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, यानी जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है उसके द्वारा सब्सटेंस जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? अब इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, हम लोग हाई स्पीड से क्या करेंगे, उसको हिलाएंगे, चर्न करेंगे। चर्न करने पर क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, यानी जिसकी डेंसिटी, लाइटर पार्टिकल्स का मतलब डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो चला जाएगा ऊपर, और जिसकी डेंसिटी कम होगी, अधिक होगी, वो रह जाएगा नीचे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में क्या होगा, जिसकी डेंसिटी हाई होगी वो चला जाएगा ऊपर, तो क्रीम की डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना, तो वो चला जाएगा ऊपर। और जो मिल्क होगा, है ना, उसमें जो मिल्क होगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगा, जो रेसिडुअल पार्ट होगा उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्रीम के अलावा जो पार्ट है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो वो रह जाएगा नीचे। इज दैट क्लियर? तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स, है ना। ये एक मेथड है जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है किसके, मॉलिक्यूल्स को, जिसकी डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, है ना, जिसकी डेंसिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और उसको क्या करता है, किस मेथड से करता है, तो बाय द मेथड ऑफ स्पिनिंग, है ना, और स्पिन करके, और उसके सॉल्यूशन को अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस से हम लोग क्या करते हैं, हाई स्पीड से क्या करते हैं, उसको स्पिन कराते हैं, रोटेट कराते हैं। और उसके द्वारा क्या होगा, जब हिलेगा, यानी कहने का मतलब है, तुम लोग आप घर पे भी आप लोग देखे होंगे कि जो घर में माताएं बहनें जो रहते हैं, चाहे पुरुष भी जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, मिल्क चर्निंग का काम करते हैं, क्रीम को उसमें से निकालते हैं, जिससे क्या होता है, घी बनता है ना। तो उसमें जो घी बनता है, तो मिल्क को क्या करते हैं, चर्न करते हैं। तो जब चर्न करते हैं बाय द चर्नर, बाय द हेल्प ऑफ चर्नर, है ना, चर्नर, इस टाइप का चर्नर रहता है, इस टाइप से दाल को भी कोई कोई करता है। तो इससे क्या होगा, चर्न करने के बाद इसमें देखेंगे कि जो वो मिल्क है वो यहीं पे रह जाएगा, है ना, नीचे रह जाएगा। और जो क्रीम है वो लाइटर पार्टिकल होते हैं उसमें, उसकी डेंसिटी कम होती है, और वो चला जाएगा ऊपर, और उसको फिर सेपरेट कर लिया जाता है बाय द मेथड, बाय द हैंड। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज बाय स्पिनिंग देम इन सॉल्यूशन अराउंड एन एक्सिस एट हाई स्पीड। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मिल्क के से क्रीम को कैसे अलग करते हैं, तो बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नाउ इसकी एक जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। तो प्रिंसिपल इसका है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होगा वो फोर्स टू द बॉटम, डेंसर पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, नीचे, यानी जिसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, वो कहाँ चला जाएगा, फोर्स किया जाएगा नीचे। और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, इट मीन्स जिसकी डेंसिटी हाई होगी, वो कहाँ चला जाएगा, टॉप पर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और इसके द्वारा लाइटर पार्टिकल्स को डेंसर पार्टिकल्स से अलग किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करके कहाँ कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम लोग अलग करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है भाई। तो इसका यूज होता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में फॉर ब्लड सैंपल्स और यूरिन टेस्ट, है ना। जैसे क्या होता है, ब्लड का सैंपल हम लोग ले लिए भाई, ब्लड ले लिए। अब ब्लड लेने के बाद उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड से उसको रोटेट कराया जाता है,
है ना, हाई स्पीड से उसमें सेंट्रीफ्यूगिंग जो मशीन होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। अब वो क्या कर रहा है इसमें, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, कोई जो मशीन का पार्ट है वो क्या करता है, रोटेट करता है। और यहाँ पे क्या है, ब्लड है। तो ब्लड में क्या क्या है भाई, आरबीसी है ना, फिर क्या है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, फिर क्या है, डब्ल्यूबीसी है, और फिर क्या है, प्लाज्मा है ना। तो ये ये जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आरबीसी की डेंसिटी सबसे हाई होती है, वो सबसे नीचे रह जाएगा। उसके बाद उसकी सब उससे कम डेंसिटी होती है प्लेटलेट्स की, तो आरबीसी से जस्ट ऊपर प्लेटलेट्स हो जाएगा। प्लेटलेट्स से कम डेंसिटी होती है डब्ल्यूबीसी की, तो वो उससे भी ऊपर हो जाएगा। और सबसे कम डेंसिटी होती है प्लाज्मा की, तो वो सबसे ऊपर हो जाएगा, और उसको फिर अलग कर लिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यही होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में इसको यूज किया जाता है। फिर क्या हो रहा है, डेयरीज में यूज किया जाता है, और होम में यूज किया जाता है बटर को क्रीम से निकालने के लिए, ठीक है। यूज इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी आप लोग देखे होंगे कि कपड़ा को क्या करते हैं हम लोग, जब कपड़ा साफ हो जाता है तो उसको, उसके पानी को, उसके वाटर को हटाने के लिए, स्क्वीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको चर्नी में, वॉशिंग मशीन के चर्नी वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। अब उसमें डालने के बाद क्या होता है, वो रोटेट करता है हाई स्पीड से। जब रोटेट करता है तो उससे वाटर जो होता है, वेट क्लॉथ से जो वाटर होता है वो स्क्वीज होकर के कहाँ चला जाता है, बाहर। इज दैट क्लियर? तो इसका यूज किया जाता है बाय द, ये सारा प्रोसेस क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है ये वर्क में। कौन कौन से, ब्लड और यूरिन टेस्ट के डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, बटर को क्रीम से अलग करने के लिए, या फिर क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए यूज किया जाता है डेयरीज और होम पे। हाँ, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है वेट क्लॉथ से वाटर को सेपरेट करने के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो घुलनशील नहीं होता, जो घुलनशील नहीं हो रहा है ना। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी क्या है, इमिसिबल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जिसमें, जो कि किसका फॉर्मेशन करा रहा है, हेट्रोजीनियस का। तो जैसे क्या होगा, ऑयल और वाटर। अब ऑयल और वाटर को हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो बड़ी आसानी से, वाटर जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है तो वो नीचे रहता है, और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे होंगे, और इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक सेपरेटिंग फनेल है, और उसमें ऊपर से कॉक लगा हुआ है, नीचे क्या है, स्टॉप कॉक रखा हुआ है, और नीचे यहाँ से गिरने, यहाँ पे क्या कर गिरने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेटिंग फनेल में केरोसिन ऑयल और वाटर डाल दिया गया। अब चूंकि इस फनेल, इस स्टॉप कॉक को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट है वाटर। तो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा, और फिर इसको बंद कर देंगे तो इसमें जो बच जाएगा दैट विल बी द केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो इस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल है भाई, तो सीधी सीधी बात है कि इमिसिबल लिक्विड में क्या हो जाएंगे, दो लेयर होंगे। अगर दो इमिसिबल लिक्विड है तो दो लेयर हो जाएंगे, दो तीन होगा तो तीन लेयर बनेगा, और सबका लेयर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अलग अलग लेयर किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन द डेंसिटीज। किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटीज पर डिपेंड करेगी। तो हम इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। इज दैट क्लियर? तो इसका एप्लीकेशन क्या है, ऑयल को वाटर से। फिर आयरन ओर से आयरन को हटाने के लिए, है ना, जो स्लैग है उसको रिमूव किया जाता है ना। स्लैग क्या हो जाएगा, वो उसकी डेंसिटी कम होती है ना, ऊपर रहेगा। और जो मोल्टेन आयरन होता है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, वो क्या होगा, नीचे रहेगा। तो वहां से स्लैग को क्या कर लेते हैं हम लोग, हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर, ठीक है। कैम्फर जो है उसका सब्लिमेशन होता है, आपको पता है ना। क्या सब्लिमेशन क्या होता है, जो सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड। सॉलिड से सीधे गैस का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इज दैट क्लियर?
तो जिस प्रोसेस से साल्ट को और कैम्फर को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इस सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होगा कि भाई एक तुम्हारा वोलाटाइल कंपोनेंट्स है और दूसरा क्या है, नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज है, या फिर नॉन वोलाटाइल ना कहे उसको, सब्लिमेबल। एक है सब्लिमेबल कंपोनेंट, मतलब जिसका सब्लिमेशन होता है, जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और दूसरा है जो कि कन्वर्ट नहीं, गैस में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, हमको पता है सॉलिड को अगर हम लोग हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किस में, लिक्विड में, फिर लिक्विड को हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किस में, गैस में। लेकिन सब्लिमेशन वाला जो सब्सटेंस होता है वो सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में हो जाता है। तो यहां पे ऐसा दो मिक्सचर हो जो कि एक सब्लिमेबल होगा, जिसका सब्लिमेशन होता है, और दूसरा जो है जिसकी सब्लिमेशन नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस से उसको अलग कर लेंगे। क्या होगा सब्लिमेशन प्रोसेस में भाई, यहाँ पे देखो एक कॉटन प्लग लगा हुआ है, ये क्या है, फनेल डिस्क है ना। तो इसमें फनेल है और उस फनेल को हम लोग क्या करें, इन्वर्टेड करके चाइना डिस्क के ऊपर रख दिए हैं, और चाइना डिस्क में है ना साल्ट और कैम्फर का मिश्रण को रख दिए हैं। कैम्फर को क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है और सॉल्ट जो है, ये दोनों का मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हीट दिए, हीट देंगे तो हमको पता है जैसे ही हीट देंगे तो जो कैम्फर है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में। तो ये क्या होगा, वेपर इसका बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो वेपर है ना, अब ये वेपर यहाँ पे चलने लगेगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, कॉटन प्लग लगा हुआ है, तो बाहर तो जाएगा नहीं, तो फिर ये पुनः इधर इधर से टकराएगा, इधर से टकराएगा। तो इधर टकराने के बाद है ना, या फिर आप कर सकते हैं कि इसके ऊपर इंसुलेटर लगा दीजिए, है ना, तो भी, या फिर इसको कंडेंस कर दीजिए। तो कुछ देर बाद है ना, जब ये प्रोसेस होगा तो आप देखेंगे कि ये जो वेपर है वो कहाँ चला जाएगा, ये जो फनेल है उसके पार्ट के ऊपर जा करके वो बैठ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फिर सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन का मतलब फिर गैस से वो पुनः सॉलिड में हो जाएगा। हीट दिए तो सॉलिड से गैस में हुआ, लेकिन हीट को कम कर दिए, हीट कम हुआ, है ना, तो वो कहाँ चला जाएगा, गैस से वो हो जाएगा सॉलिड में, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, फनेल के ऊपर बैठ जाएगा, और फनेल के जो पार्ट है उस पर बैठा रहेगा। वहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, साल्ट को कैम्फर से कैसे अलग करेंगे, कैम्फर का सब्लिमेशन बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, और कैम्फर जो है सब्लिमेबल है, मतलब वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होता है ना, कब, जब उसको हीट देंगे तब। और जब हीट अगर हम लोग कम कर देंगे या फिर हीट रिलीज होगा उससे, जब उस तब उसका क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन मतलब फिर क्या हो जाएगा, वो गैस से सीधे सॉलिड बन जाए, या फिर अगर लिक्विड से भी सॉलिड होता है तब भी उसको सॉलिडिफिकेशन ही बोलते हैं, है ना। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे गैस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉलिड का। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी सेपरेट डाई फ्रॉम द ब्लैक इंक। अब देखो डाई, डाई जो है ना, इंक जो है वो किसका मिक्सचर है, डाई और वाटर का, डाई और वाटर का। तो डाई और वाटर को तो आप अलग अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, जो हम लोगों ने पीछे देखा। लेकिन अब आप अगर चाहोगे कि डिफरेंट कलर को कैसे आप अलग करो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर को, डाई में क्या है, मिक्सचर ऑफ कलर्स भी है, कलर पिगमेंट से बना हुआ है, तो उसको कैसे करोगे अलग, तो उसको हम लोग अलग करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, है ना। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए एक फिल्टर पेपर आता है, ठीक है। और जैसे क्या हो रहा है, आप ये पानी में अगर कोई भी पेपर को डालें तो आप देखेंगे कि वो पानी में अगर आप पेपर को डालेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यही होता है अगर इंक में आप देखेंगे, है ना, कभी क्या होगा कि पेज के ऊपर आपका गिर गया इंक, क्लियर। तो इंक गिरने के बाद आप देखेंगे
कि जो बीच का भाग होगा यहाँ पे व्हाइट कलर टाइप का होगा, और इसके चारों तरफ अगर जो कलर का इंक होगा वो इसके चारों तरफ ऐसे फैल जाएगा उसी पेपर में। तो यही इसी टेक्निक, कुल मिलाकर के यही टेक्निक है। अगर आप नीचे जाइए तो मतलब अगर आप जनरल फॉर्म में कहें तो यही टेक्निक है, लेकिन उसमें एक यूज किया जाता है अच्छा पेपर का, क्रोमेटोग्राफिक पेपर का यूज किया जाता है, जो कि एक फिल्टर पेपर ही होता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या कर दिए भाई, सबसे पहले यहां देखो स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर है, उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी है ना बाय द पेंसिल, ठीक है। अब इसको स्पॉट ऑफ इंक, इंक यहां पे डाल दिए, ठीक है। अब इंक डाले, उसको फिर क्या किए, यहां पे देख रहे हो ग्लास रॉड से उसको एक हुक से लटका दिया गया है पेपर को, और पेपर को पानी में सटा करके उसको रख दिया गया। अब वो क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा। इज दैट क्लियर? अब कैसे होगा देखो, वाटर इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। डिफरेंट कलर पिगमेंट्स, डिफरेंट तरह का सॉल्वेंट, सॉलिड, जो सॉलिड है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से है, अलग अलग पिगमेंट का है, तो सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो क्रोमेटोग्राफी में सॉल्युबिलिटी टेक्निक का भी यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रोमेटोग्राफी है क्या। तो ये है, इट इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स, उस सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना, दैट डिजॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट, जो कि एक ही तरह के सॉल्वेंट, एक ही सॉल्वेंट में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट्स जो हैं वो अगर डिजॉल्व्ड है ना, तो उस तरह के सॉल्यूट्स को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं जो कि डाई में, इंक में है प्रेजेंट है ना, और डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट, डाई पिगमेंट्स है, कलर्ड पिगमेंट्स है, या उसी को डाई बोलते हैं, तो उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ भाई, कि कलर्ड कंपोनेंट दैट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर, क्या बोले, जो कलर्ड कंपोनेंट जो कि मोर सॉल्युबल है वाटर में, राइजेस फास्टर, तुरंत ऊपर सॉल्युबल हुआ तो तुरंत ऊपर फास्टर करेगा, है ना। इससे जिस जो कम सॉल्युबल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे रहेगा, उससे कम सॉल्युबल थोड़ा नीचे रहेगा, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा ज्यादा ऊपर जाएगा, है ना वो। अब जो ऊपर गया तो उसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो सेपरेशन हो जाएगी। आई बात समझ में? तो क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिर फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, और वो किसके ऊपर होता है, सॉल्युबिलिटी, यानी डिफरेंट सॉल्यूट्स अगर एक ही सॉल्वेंट में डिजॉल्व हैं तो उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। किस, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टिंक का डिफरेंट 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 डाई का डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है। जिसकी सॉल्युबिलिटी अधिक है वो सबसे ऊपर राइज कर लेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो सबसे नीचे रह जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या हो जाएगा भाई, तो एप्लीकेशन है टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग फ्रॉम ब्लड। सेम टेक्निक्स यूज किया जाता है ना, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एप्लीकेशंस ये आप लोग याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आशा करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। टू मिसिबल लिक्विड को आप सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे टू इमिसिबल लिक्विड को, है ना, तो सेपरेटिंग फ्लास्क में डाल दिए थे हम लोग, सेपरेट कर दिए थे स्टॉप क्लॉक का यूज करके। लेकिन यहां पे कौन सा लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड, है ना। कैसा लिक्विड, मिसिबल, जो कि हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं। तो दो मिसिबल लिक्विड को हम लोग सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टिलेशन। क्या होता है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। किसमें, जिस ऐसे मिक्सचर जो कि मिसिबल हो, कौन सा हो, मिसिबल हो, और वो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स का हो, तो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। इज दैट क्लियर?
तो डिस्टिलेशन अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज डिस्टिलेशन, तो हम लोग सीधे यही बोलेंगे कि डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब कितना बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंट होना चाहिए, है ना, कितना बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर सेपरेशन, अगर दो कंपोनेंट है या फिर दो से अधिक कंपोनेंट हैं और उसके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है अगर मोर देन 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर अधिक है ना, अगर 25 केल्विन से अधिक है तो आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके कंपोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से क्या हो, कम हो, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, तो उस केस में हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लोग देखें क्या क्या देखें, दो मिसिबल लिक्विड या दो से अधिक मिसिबल लिक्विड को अगर हम लोग को अलग करना है तो किस प्रोसेस से अलग करेंगे, डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। यही सब सारा याद हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या है कि दो तरह का डिस्टिलेशन होगा, एक सिंपल डिस्टिलेशन, किसका, जब जो मिसिबल लिक्विड है उसके बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 केल्विन से अधिक है तब सिंपल डिस्टिलेशन का यूज, लेकिन अगर 25 केल्विन से कम है तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बस शब्द का अंतर है फ्रैक्शनल, और उसमें भी फ्रैक्शनेटिंग एक ट्यूब लगा दिया जाता है, बस यही अंतर है। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे डिस्टिलेशन का प्रोसेस वर्क करता है। यहां पे दो आपको दिया गया है, फिगर दिखाया गया है। एक फिगर है, इस फिगर, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, दिस फिगर इज द फिगर ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, और फिर आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये किसका है, सिंपल डिस्टिलेशन, और ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसका अंतर है, इसमें आपका फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें आपका फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब लगा हुआ है। इज दैट क्लियर? बाकी प्रोसेस क्या है, सेम है। क्या सोच क्या है, सोच भी सेम है। क्या सोच सेम है, यहां पे मान लीजिए दो मिसिबल लिक्विड को लेते हैं, एक मान लीजिए ए है और दूसरा है बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और बी की बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। यहां पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फिगर में क्या क्या है। यहाँ पे क्लैंप है, क्लैंप में स्टैंड है, पहले स्टैंड में क्लैंप लगा हुआ है। ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है ना। फिर यहाँ पे बर्नर, इसको भाई करने के लिए, यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है एयर टाइट करने के लिए, उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है। यहाँ से ट्यूब है, डिस्टिलेशन ट्यूब है। फिर यहाँ पे कॉर्क से लगा हुआ है और एक आउटलेट ऊपर से लगा हुआ है इसमें, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वाटर कंडेंसेशन, मतलब कंडेंस करने के लिए पानी का फ्लो इसके थ्रू होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ से कंडेंसेशन होते होते यहाँ पे फाइनल जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे बीकर में मिल जाएगा। क्लियर? तो अब होता कैसे है, तो हम लोग देखें कि ए और बी दोनों मिसिबल लिक्विड है जो कि यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला हुआ है। अब ए की बॉइलिंग पॉइंट कम है और बी की बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, लेकिन इन लोग दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का वो 25 केल्विन से अधिक है। इज दैट क्लियर? तो 25 केल्विन से अधिक है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन का, ठीक है। तो अब ए का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब हम लोग हीट दिए तो सबसे पहले बॉइल करके कौन जाएगा, ए। तो भैया ए आप यहाँ पे चला, ये यहाँ पे बॉईल करके वेपर इसका चलता गया। अब यहाँ पे वेपर आया, अब यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर इन। कोल्ड वाटर क्या करेगा, इस ट्यूब के इस पार्ट को क्या करेगा, कोल्ड करेगा। कोल्ड करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो वेपर था अब वो पुनः चेंज होगा लिक्विड में, कंडेंसेशन होगा। अब ये कंडेंसेशन होने के बाद जब लिक्विड में चेंज होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में ट्यूब में। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? तो
इस तरह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जा करके यहाँ पे आ जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा वो यहीं पे रह जाएगा। थर्मामीटर क्यों यूज किया जा रहा है? टू सेट द टेम्परेचर ऑफ द ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ए के बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर सेट कर दिए, अब उसी पर जा करके ए का बॉइलिंग पॉइंट पर है तो जितना भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ए पूरा बॉइल कर जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है इसलिए वो यहीं पे रह जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें क्या है भाई, इसमें क्या कह रहा है कि देखो जब 25 केल्विन से अगर कम है ना, 25 केल्विन से कम है तो आप अगर सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे तो यहां पे आने के बाद कुछ ना कुछ इसका पार्ट जो होगा वो यहाँ पे आ ही जाएगा, बी का पार्ट कुछ ना कुछ इसमें आ ही जाएगा, तो आपको प्योर नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया गया, और इसमें अलग अलग कॉलम मतलब कि आप किसी तरह से उसको फ्रैक्शनेट करें, उसको बांटे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ग्लास बीड्स डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? ग्लास बीड्स डाल दिया गया। अब ग्लास बीड्स, अब यहां से क्या होगा, मान लो ए और बी है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ए की कम है तो यहां से इस चला, ठीक है। अब यहां से चला तो भैया यहां पे पहुंचा तो यहां पे क्या हो जाएगा, कम हुआ। थोड़ा सा अधिक और टेम्परेचर गया तो और ए जो है यहां पे पहुंचेगा, और बी ए के साथ कुछ कुछ मिक्सचर बी का भी आ जाएगा क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है ना। तो बी का जो आएगा वो क्या करेगा भाई, यहां पे फिर से कुछ कम ए का जो यानी जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी उसको तो वेपर इधर चला जाएगा, लेकिन बी का जो होगा, बी का जो पार्ट इसमें आया वो क्या करेगा, कंडेंस होकर के फिर से रिबैक हो जाएगा यहीं से, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर नहीं जाएगा, यहीं से क्या हो जाएगा, यहां से गया फिर आगे गया फिर आगे गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाएगा तो वो कंडेंसेशन हो जाएगा पुनः बैक टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क, वो फिर कहाँ आ जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाएगा, और जो हमको चाहिए था वो वेपराइज होकर के कहाँ चला जाएगा, यहाँ प्योर लिक्विड कंपोनेंट हमको मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन का क्या काम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम है कि उसको पुनः कंडेंस करके वापस भेज देना, ठीक है। आई होप आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके क्रूड ऑयल को भी सेपरेट किया जाता है, ये एप्लीकेशन है। अब क्रूड ऑयल को भी कैसे सेपरेट किया जाता है, हम लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो मिक्सचर है किसका किसका भाई, पेट्रोलियम गैस का, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल का, नैप्थलीन का, किरोसिन का, डीजल का, है ना, फिर लास्ट में क्या है, बिटुमिन, है ना, ये सब क्या है, इसका कंपोनेंट, ठीक है। तो कोल तार वगैरह करके मतलब सबसे लास्ट में पार्ट हो गया, तार यहाँ पे बच गया जो कि बिटुमेन है। अब हम यहां से मान लो हीट करेंगे क्रूड ऑयल को, ठीक है। तो क्रूड ऑयल हीट किए, यहां पे आया, अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा वो कहां हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और जिसका सबसे कम हो जाएगा वो कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे सबसे कम किसका है, गैस वाला पार्ट का, तो वो सबसे ऊपर चला गया। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट किसका है कम, पेट्रोल का, तो वो यहाँ चला गया। उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो नेप्थलीन का, तो वो यहाँ रह गया। आ रही बात समझ में ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये डिफ्रैक्शनेट हो जाएगा, ये इस कॉलम में रह जाएगा, है ना, गैस यहाँ चला जाएगा, पेट्रोल का ये कॉलम हो जाएगा, है ना, नेप्थलीन का ये कॉलम हो जाएगा, किरोसिन का ये कॉलम, डीजल का ये कॉलम, बिटुमिनस का ये कॉलम। इज दैट क्लियर? तो है ना, तो इस तरह से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम हो जाएगा, और उस कॉलम से क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा, आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यही प्रोसेस का यूज किया जाता है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही यूज किया जाता है क्रूड ऑयल से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए, ठीक। फिर आगे हम लोग चलते हैं, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जितना भी है मिसिबल लिक्विड है ना, ये चाहे मिसिबल कंपोनेंट है ना, तो हम लोग कैसे अलग करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि उन लोग का भी तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम कम रहता है।
एयर मोटा मोटी किसका मिक्सचर है? तो भाई नाइट्रोजन है उसमें, है ना। क्या क्या है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया भाई, है ना, नाइट्रोजन। फिर क्या है? ऑक्सीजन। फिर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है? ऑर्गन। इसी टाइप का है। तो हम लोग इसको कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले एयर क्या है? गैस फॉर्म में है। तो गैस फॉर्म में है तो इसको पहले तो लिक्विड करना होगा। मिसिबल लिक्विड को ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अलग किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले गैस को, एयर को हम लोग क्या बनाएंगे? लिक्विड। लिक्विड करने के लिए क्या करेंगे? प्रेशर हम इसको हाई देंगे। प्रेशर क्या देंगे? हाई देंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे? लो करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर लिक्विड, एयर को लिक्विड बनाना है तो प्रेशर शुड बी हाई। प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? एयर जो है वो लिक्विड में, लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा। अब उस लिक्विड एयर को क्या करेंगे हम लोग? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा वो नीचे रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो यहां पे चार्ट में देखिए आप लोग कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रोजन की बॉइलिंग पॉइंट, आर्गन की, ये तीनों में से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो अधिक बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन की है, तो सबसे नीचे कौन कलेक्ट हो जाएगा? लिक्विड ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगा। सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है? तो नाइट्रोजन का है, तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, उसको बाहर कलेक्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए देख लेते हैं हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन को कैसे हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपोनेंट कौन होता है? लिक्विड ऑक्सीजन ही होता है ना। सबसे एयर में सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होता है 78% नाइट्रोजन। फिर उसके बाद 21% ऑक्सीजन, है ना। उसके बाद ही तो कुछ कुछ है। तो जो लार्ज अमाउंट रहेगा वो तो बाहर चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो उसके बाद का जो पार्ट बचेगा ऑक्सीजन, क्योंकि उसकी सबसे बॉइलिंग पॉइंट जो होती है सबसे अधिक होती है, तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। क्या है भाई? यहां से यहां तक का जो चैम्बर आप देख रहे हो, है ना, ये यूज किया गया है किस लिए? एयर को पहले लिक्विड बनाने के लिए। क्लियर? एयर को लिक्विड बनाने के लिए क्या किया भाई? एयर को यहां से डाला, फिल्टर करके एयर गया। अब एयर गया पिस्टन के हेल्प से, ये दोनों तरफ पिस्टन लगा हुआ है, इसके हेल्प से प्रेशर को क्या किए? आप इंक्रीज किए। अब हाई प्रेशर में यहां चला, है ना। अब प्रेशर के कारण टेम्परेचर भी इसका बढ़ा होगा, तो यहां चला। अब इसके टेम्परेचर को क्या किए? कम किए। फ्रीजिंग कोल्ड एयर, कौन सा एयर जा रहा है भाई? कोल्ड एयर जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो कोल्ड एयर जा रहा है। अब ये सॉरी, कोल्ड वाटर यहां से गया, अब यहां से वाटर गया हीट होते हुए, इसका हीट एब्जॉर्ब करते हुए बाहर चला गया, और इसको क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया। तो अब कोल्ड कंप्रेस्ड एयर जो है यहां पे पहुंच गया। ठीक है। अब यहां पे क्या है? सेपरेटर है। सेपरेटर क्या करेगा भाई? सेपरेटर का काम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? ड्राई आइस है। तो ड्राई आइस में वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, आइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका वो चला जाएगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे जो लिक्विड बचा वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। अब ये एक्सपेंशन जेट यहाँ पे आया, अब यहाँ क्या करेगा? एक्सपेंड किया, उसको बढ़ाया। अब एक्सपेंड करने के बाद ये चला गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। कहाँ चला गया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। अब नाइट्रोजन और आर्गन ये दोनों की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है, तो ये चला गया ऊपर। और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसकी है? ऑक्सीजन की है, तो ये रह गया नीचे। तो इसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इस प्रोसेस पे ये वर्क करता है। ठीक है। लेट्स मूव। हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल? कॉपर सल्फेट को कैसे इम्प्योर सैंपल से आप अलग करेंगे? ठीक है। तो जिस प्रोसेस से इसको आप अलग करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना? क्रिस्टल का फॉर्मेशन। ये देखो, अगर आप हम लोग देखेंगे ना कि क्या उसका नाम है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, तो हम लोग पाएंगे कि क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन ये दोनों थोड़ा मिलता जुलता है। बस अंतर कहाँ है? थोड़ा सा अंतर है, वो हम लोग देख लेंगे। और
यह भी देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन बेहतर है कि इवापोरेशन बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। किससे? सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल को, सॉलिड के क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए। सॉलिड जो होना चाहिए किसके फॉर्म में है? क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है भाई? क्रिस्टल आप लोग जानते हैं, जैसे चीनी है तो चीनी का क्या है? क्रिस्टल, फिक्स शेप है ना, क्रिस्टल उसी को, फिक्स शेप टाइप का सॉलिड है तो उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल यानी छोटा छोटा पार्टिकल, टुकड़ा के रूप में उसको मिलेगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या है कि द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखे थे इवापोरेशन में कि जो भाई वोलाटाइल कंपोनेंट है और जो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट है, उससे हम लोग क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। जो वोलाटाइल है उड़ के चला गया और जो नॉन वोलाटाइल है बचा का बचा रह गया। तो वैसे भी अगर मान लो चीनी है और पानी है तो हम क्या करेंगे? चीनी पानी के घोल को क्या करेंगे? इवोपरेट करेंगे। तो जब इवोपरेट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि भाई पानी चला गया, इवोपरेट हो गया और बच जाएगा, चीनी बच जाएगा। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं? उसमें इवोपरेशन में क्या होगा? चीनी तो बच जाएगा लेकिन उसमें वाटर का जो इंप्यूरिटीज रहेगा ना, वो भी हो जाएगा, उसमें बैठ जाएगा, वो भी आ जाएगा चीनी के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तो इंप्यूरिटीज इसमें पहला चीज, इवोपरेशन का प्रोसेस जो रहेगा उसमें इंप्यूरिटीज रह जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, उसके इंप्यूरिटीज को भी अलग कर दिया जाता है। अब वो कैसे किया जाता है देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम लोग क्या किए भाई, कॉपर सल्फेट को ले लिए है ना, ठीक है, और उसको अमाउंट ऑफ वाटर में डाल दिए। कॉपर सल्फेट ले लिए है ना, उसको पानी है उसी में हम लोग डाल दिए कॉपर सल्फेट को। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इवोपरेट करेंगे। क्या करेंगे? इवोपरेट किए। अब यहाँ पे इवोपरेट करने के बाद एक सिचुएशन ऐसा देखेंगे कि पानी इवोपरेशन होना शुरू हुआ, पानी चलता गया चलता गया चलता गया, एक समय ऐसा आएगा कि कुछ कुछ वाटर का पार्टिकल्स इसमें मौजूद रहेगा, यानी उसको हम लोग बोलेंगे कि अब ऐसा सॉल्यूशन है जो कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया, मतलब अब ये इसमें घुल नहीं पा रहा है ना। उसमें ऐसा नहीं कि जैसे पानी में अगर कोई भी चीज़ डाल दो जो कि सॉल्युबल हो तो वो क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अगर आप चलाए भी नहीं तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसमें घुलेगा। तो जब घुलेगा, क्यों घुल रहा है? क्योंकि वो सेचुरेटेड स्टेट में अपना नहीं है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे सेचुरेटेड स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे यही है कि हम तब तक इवेपोरेट करेंगे जब तक वो सेचुरेटेड स्टेट में न आ जाए, मतलब वो पुनः फिर जो पार्टिकल बचेगा, बचा है, वो उसमें सॉल्युबल ना हो, उसमें वो घुल ना जाए। तो वो सेचुरेटेड स्टेट में आने के बाद फिर उसको क्या कर दिए? फिल्टर पेपर से हम लोग कवर कर दिए और फिल्टर पेपर से कवर करके उसको छोड़ दिए। ठीक है, और अपने आप वो धीरे 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 क्या हो जाएगा? वो कूल हो जाएगा। तो कूल हो जाएगा तो आप देखेंगे कुछ समय बाद कि चाहे जो डिश है उसमें क्या होगा? क्रिस्टल अलग अलग हो जाएंगे और वाटर टाइप का जो इंप्यूरिटीज होगा वो भी क्या हो जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में अलग अलग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे? उस क्रिस्टल को अलग कर लेंगे, दैट विल बी द प्योर। वो क्या होगा? प्योर। लेकिन अगर हम पूरा कर दिए होते, पूरा इवोपरेट कर दिए होते, तो वाटर का कुछ ना कुछ इंप्यूरिटी जो रहता वो भी इस क्रिस्टल के साथ रह ही जाता। आई बात समझ में? तो क्रिस्टलाइजेशन और इवोपरेशन में क्या अंतर है भाई? तो क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको तब तक इवोपरेट करते हैं जब तक वो सेचुरेटेड स्टेट में ना आ जाए और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वेपराइज इवोपरेशन में क्या होता है? जब तक पूरा वाटर इवोपरेट नहीं हो जाता तब तक हम उसको इवोपरेट करते रहते हैं, उसको हीट करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? ये दोनों में अंतर है। अब विच वन इज बेटर? तो बेटर भाई क्रिस्टलाइजेशन बेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंप्यूरिटीज को भी अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें इंप्यूरिटीज को भी अलग कर दिया जाता है। और दूसरा क्यों बेटर है कि कोई भी कुछ सॉलिड जो होता है ना, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो वो डिकम्पोजिशन इसमें नहीं होता है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल के फॉर्म में ही हमको मिल जाता है। आई बात समझ में? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज बेटर
process than the simple evaporation technique. Is that clear? चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि लास्ट टॉपिक है कि किस तरह से वाटर प्यूरिफाई होकर के आपके घर तक पहुंचता है। शहर में देखिएगा कि एक जगह जैसे कोई कॉलोनी वगैरह रहता है, जैसे टाउनशिप है, सेल है, अगर उसकी कॉलोनी है तो सीसीएल है, कुछ कोई भी बड़ी कंपनी की कॉलोनी है, तो वहां पे एक जगह से क्या हो रहा है, या फिर नगर निगम है तो वहां पे एक जगह से वाटर सप्लाई आ रहा है, मतलब जिसके घर में वाटर सप्लाई वाले पानी आते हैं तो वो क्या होते हैं, उसको फिल्टर करके आपके पास उसको भेजा जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले ये रिजर्वायर है, मतलब इसमें पानी है, पानी यहाँ से लाया गया। अब उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से उसको डिफरेंट डिफरेंट जो सब पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, उससे क्या होता है, उसको पास किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, रिजर्वायर को किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन का मतलब जो इम्प्यूरिटीज है उसको अलाउ कर दिया जाता है, भैया आप बैठ जाइए, जो भी इम्प्यूरिटीज सॉलिड के फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ से रिजर्वायर से गया तो लकड़ी, आल जाल जितना भी होगा, पत्थर कंकड़, थोड़ा बालू वालू टाइप का जो भी होगा, वो क्या होगा भाई, आप यहाँ पे आकर के बैठ जाइए। बैठ गया, फिर यहाँ कुछ चला, यहाँ से चला यहाँ आया, फिर यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक ही है। यहाँ पे भी कहा जाता है कि चलो भैया अब जो इम्प्यूरिटीज बचा हुआ है उसके अंदर वो भी क्या कर लो, यहाँ पे सेडिमेंट हो जाए, जो सेडिमेंट होने लायक है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, ये भी यहां पे सेडिमेंट हो गया, और यहां पे जो बचा रहेगा वो चला जाएगा तीसरे के पास। और तीसरा जो टैंक है दैट इज द फिल्टरेशन टैंक, दैट इज द फिल्टरेशन टैंक। अब वहां पे क्या होगा, फिल्टर होगा, वाटर को फिल्टर करना होगा। तो कैसे फिल्टर करेंगे, सबसे 3 लेयर में डिवाइडेड है। पहले फाइन सैंड, बालू डाला गया है, उसके नीचे छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा है, और उसके नीचे कोर्स ग्रेवल, थोड़ा मोटा बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा है ना। और इससे क्या होगा, जो इम्प्यूरिटीज होंगे वो इसमें आकर के बैठ जाएंगे, छन जाएंगे। और उसके बाद पानी में जो भी इम्प्यूरिटीज जो रहेगा ये ऊपर रह जाएगा, और जो क्लीन वाटर होगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और नीचे क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, वो पाइप सीधे लेके जाएगा क्लोरीनेशन टैंक में। कहाँ पे ले जाएगा, क्लोरीनेशन टैंक में, जहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर को क्लोरीन, है ना, क्लोरीन जो नॉन मेटल है, हाँ गैस है, उसको क्या किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है, जिससे क्या करता है, वो वाटर में जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया, क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को वो क्या करेगा, किल कर देगा। इज दैट क्लियर। तो इस क्लोरिनेशन टैंक के बाद अब बैक्टीरिया को भी किल कर दिया। अब यहाँ पे प्योर वाटर जो है वो टैप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या देखिए, सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक से गुजरेगा, फिर लोडिंग टैंक से गुजरेगा, वो भी एक तरह का सेडिमेंटेशन ही होता है वहां पे भी, फिर फिल्ट्रेशन टैंक से गुजरेगा, फिर क्लोरिनेशन टैंक से गुजरेगा, और फाइनली इट विल रीच योर होम। इज दैट क्लियर। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके टू मिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स, है ना, वोलाटाइल लिक्विड्स, नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स को कैसे हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और ये फाइनल पार्ट था, इसके पहले 3 पार्ट आपका आ चुका है, और ये आज सेकेंड चैप्टर का जो सेकेंड चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और शेयर करें उनको जो भाई नीड स्टूडेंट हैं जिनको चाहिए है, और यह भी कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।